अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है IS-8। IS-8 खोल के देखता हूं तो IS-8 मुझे कहता है कि भाई आप इस चैप्टर में तब आइएगा जब आपके 3 मसले हों। पहला मसला, आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज क्या होता है, जरा इस चीज पे तस्करा कर लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई आपने अर्लियर we were carrying investment property at cost, now we are moving towards fair value। तो ये क्या हो गया कि इससे पहले जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो किस पे कैरी करना थी, कॉस्ट पे कैरी करना थी। अब आप किस पे कैरी करेंगे, फेयर वैल्यू पे। तो ये हो गया आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बाय पॉलिसी आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आज से पहले, तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को आज से पहले रखा करते थे किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। अब आप उसको किस पे रखेंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर। ये आपकी चॉइस थी। और अगेन कहता हूं IS-8 आपको ये कहता है कि आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तब अलाउड है। यहां पे बना भी लेते हैं ना इसका चार्ट पूरा आपके लिए, इसको सुंदरता से आपको समझाता हूं मैं। वो कहता यह है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अलाउड व्हेन इट विल टर्न इनटू मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन। यानी वो कहता है कि भाई आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करें। आपको मना किसने किया, बशर्ते कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से वो आपकी मोर रिलायबल एंड बेटर प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाए चीज। तो आपको नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि हमने सीखा हुआ, जिसको नहीं बता मैं वो बता देता हूं उसको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर टेक्निकली सिर्फ लैंड और बिल्डिंग आते हैं जो कि मैंने रखे हुए हों किसी को रेंट पे देने के लिए या सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। यानी मैंने लैंड परचेज करके रख ली, अब मैं बैठ गया, अब मैंने बोला इस पे कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। अगर यूजुअली मैं रियल लाइफ में भी ये करूं कि मैंने एक लैंड परचेज किया, मैं रख के भूल गया, मैंने बिल्डिंग परचेज की, मैंने उसको रेंट पे चला दिया, तो टेक्निकली ये प्रॉपर्टीज मैंने खरीदी हुई हैं बट इसमें मैंने इन्वेस्ट करके भूल गया, तो दिस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब IS-40 आपको ये कहता है आइदर यू कैरी योर होल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एट कॉस्ट, आइदर यू कैरी योर होल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। आधा बडेर नहीं हो सकता। क्यों, जिस पे फायदा हो रहा होगा बोलो कि फेयर वैल्यू, जिस पे लॉस हो रहा होगा कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है, सबको एक इक्विवेलेंट पॉलिसी पे लेके चलना है। तो आपकी पहले पॉलिसी हुआ करती थी कॉस्ट मॉडल, इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन मूव टू फेयर वैल्यू मॉडल। बात समझ आ रही है? तो अगेन कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाना अलाउड है आपके यहां पर ऑल टुगेदर इस IS-40 के अंदर। और IS-8 कहता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब आपके पास चॉइस थी कि आप किस पे जाएंगे। तो आपके पास कॉस्ट की चॉइस थी, आप कॉस्ट पे चले गए, तो आप किस पे जाना है, फेयर वैल्यू पे। बात क्लियर है? तो सर एक तो ये एग्जांपल हो गई। अच्छा, ये कहता है कि जब ये हरकत तो मेरे पास है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे प्रेजेंटेशन होंगी, कैसी कैसी अकाउंटिंग होगी, वो सब सीखेंगे। पर अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक फ्रेमवर्क सिखा रहा हूं। व्हाई IS-8 के अंदर क्यों आया हूं वापस से। हमने कहा दूसरी एग्जाम्पल बनाते हैं सर। आपने कहा दूसरी एग्जाम्पल के अंदर यू वर कैरिंग योर PP, और PP के अंदर भी, PP का मतलब होता है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपकी खुद की प्रॉपर्टी जो आप खुद यूज कर रहे हैं, खुद के यूज के अंदर। मैंने कहा लेट से PP में प्लांट है, पहले आप इसको कैरी कर रहे थे कॉस्ट के ऊपर, अब इसको लेके जाएंगे फेयर वैल्यू के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और IS-16 में फर्क है। IS-16 कहता है कि आपको तमाम PP को कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे रखने की नीड नहीं है। आप हाँ, पर एक क्लास को आपने अगर फेयर वैल्यू पे कैरी किया तो ऐसा नहीं है कि अगर 5 प्लांट है आपके पास तो 5 में से एक प्लांट आपका कॉस्ट पे बाकी फेयर वैल्यू पे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पे बात होती है क्लास वाइज, ऊपर बात होती है पूरी कैटेगरी वाइज। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो खैर अगेन हमारा मकसद क्या है IS-8 में आने का। बोलता है IS-8 बोलता है मेरे पास तब आना जब आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो। पहली चीज बता रहा हूं, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो, चेंज हो। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, आपकी चॉइस होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी चॉइस है कि भाई आपने इस चीज को कितने पे रखना है, कैसे रखना है। सही जी। तो मैंने कहा कि भाई आपने ये चूज किया हुआ था, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे रखूंगा, PP को चूज किया था कॉस्ट पे रखूंगा, आप किस पे रख रहे हो, फेयर वैल्यू पे। तो दिस इज योर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बाय पॉलिसी आप उसको चेंज कर रहे हैं। बात क्लियर है? आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा तीसरा,
अच्छा आपको एक दो चीज़ें ज़रा बता दूं और अच्छे से, आपने फीफो और वेटेड एवरेज किया होगा। अच्छा भाई मैंने कहा फीफो बेसिस का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले मैं ये किया करता था कि जो चीज पहले आएगी वो पहले बिकेगी, जो चीज पहले आएगी वो पहले बिकेगी, ये मेरी पॉलिसी थी कि मैं हर किसी को अलग अलग रखा करता था। अब कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ने ये किया कि वो आ गई वेटेड एवरेज के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने बोला कि यार इतना मतलब दुश्वारी होती है, इतने लंबे लंबे कॉस्ट कार्ड बनते हैं कि जिसके अंदर ये मेंटेन करते रहो कि जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो भी वो ढूंढो, फिर पहले उसको आउट करो, तो भाई इतना हैसल हमें नहीं पालना। हमें आना है अपने वेटेड एवरेज वैल्यूएशन मेथड के ऊपर। वेटेड एवरेज क्या होता है कि भाई आपने एक इन्वेंट्री पहले खरीदी हुई थी, बाद में खरीदी, दोनों को मिलाया, टोटल यूनिट से डिवाइड किया, एक एवरेज कॉस्ट आ गई। अब किसी में से भी बेचो, पुराने माल में से बेचो, नए माल में से बेचो, वो एवरेज कॉस्ट अब आउट कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल, आसानी के लिए। तो ये भी क्या है सर, चेंज इन पॉलिसी, यानी बाय पॉलिसी आप अपनी इन्वेंट्री को मेजर कर रहे थे फीफो बेसिस के ऊपर, जो पहले आएगी वो पहले जाएगी। अब क्या है, कोई आपको जरूरत, कोई आपको नीड नहीं है, ये अलग अलग देंगी। अब क्या हुआ, पहले अगर 10,000 यूनिट परचेज किए थे, समझ लेते हैं, मैं कह रहा हूं पहले अगर 10,000 यूनिट परचेज किए थे हमने, सही जी, और मैंने 10 पे परचेज किए थे, तो मैंने कहा 10,000 इंटू 10 ये आ गया 1 लाख, सही जी। मैंने कहा ओल्ड यूनिट्स, न्यू यूनिट्स मैंने परचेज किए सर कितने के, 12,000 के। अच्छा भाई मैंने 12,000 के परचेज किया, और मैंने कहा ये यूनिट जब मैंने सब्सिक्वेंटली परचेज किया तो 15 का एक हो चुका था, तो मैंने कहा सर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूं, कुल मिला के मेरी प्राइस हो गई ये और ये हो गया ये, तो मैंने कहा कि सर अब मेरे पास कुल मिला के एक एवरेज कॉस्ट ये आ गई। अच्छा अब समझने की बात ये है, क्योंकि ये बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर ये तो कॉस्ट ही चेंज होगी, कॉस्ट चेंज नहीं हुई। इसमें हो क्या रहा है सर, दिमाग चलाना है, आज के आगे हर क्लास में हमने दिमाग चलाना है। दिमाग ये चलाना है कि ये 12.73 की बेसिकली जो कॉस्ट है वो स्प्रेड हो गई है। यानी अगर मैं कहूँ बात समझिएगा कि अगर मैं फीफो मेथड पे होता तो पहले ये 10,000 यूनिट्स को बेचता तो COGS ये चार्ज होती, COGS ये चार्ज होती, ये वाली, सही जी। अज्यूम करूँ कि 10 के 10,000 बेच दूँ, ऐसा ही है। मैंने कहा कि अगर वापस से ये बेचूंगा बकाया 12,000, तो मैंने कहा COGS ये चार्ज होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स छोड़ ले, कुल मिला के COGS कितनी चार्ज होती, 280। पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं टेक्निकली इसको ही मल्टीप्लाई कर लूँ 22,000 रुपये से, इसको ही मल्टीप्लाई कर लूँ 22,000 रुपये से, तो आपने कहा कि सर तब भी COGS इतनी ही चार्ज होगी। पर हुआ क्या है कि पहले आप 10 रुपये के हिसाब से COGS चार्ज कराते उस इन्वेंट्री की जो पहले आई थी और पहले बिकी, अब आप उसको क्या करेंगे, 12.5 की कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया आपने। यानी अब अगर 10,000 यूनिट में से समझो 5,000 बिके या 10 के 10 भी बिक गए, आप बोलेंगे ये 12.5 का माल है, ऑन एवरेज पूरा माल इतने का है, क्योंकि टेक्निकली आपने जो आगे 5 रुपए ज्यादा पे किए हैं वो सारे यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड हो गए सारे। अच्छा इससे पहले क्या होता था, पहले कम कॉस्ट चार्ज हो रही है, बाद में ज्यादा हो रही है, वो क्या बाय पॉलिसी फीफो मेथड है, बाय पॉलिसी फीफो मेथड है। अगेन मैं देखो ये जो है लॉजिकल रीजनिंग कर रहा हूं कि समझ तो आए कि भाई चल क्या रहा है, चेंज इन पॉलिसी क्या है, तो भाई इसमें नुकसान नहीं है, टाइमिंग का डिफरेंस है। तो खैर समझने की बात यह है कि अगर मैं फीफो बेसिस के ऊपर होता तो फीफो बेसिस के ऊपर पहले अगर 10,000 यूनिट बेचता तो वो 10,000 यूनिट की COGS 10 रुपए के हिसाब से चार्ज होती, क्योंकि जो पहले आया वो पहले गया उसी अमाउंट पे जाता। पर अगर मैं वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूं तो जो मैंने आगे के 5 रुपए ऊपर दिए हैं वो स्प्रेड हो गए तमाम यूनिट्स के ऊपर, तो आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो यानी अब आप जब 12,000 यूनिट जो सब्सिक्वेंटली बेचेंगे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो 12,000 यूनिट्स सब्सिक्वेंटली बेचेंगे तो टेक्निकली उन 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट जो है स्प्रेड हो गई है, तो 15 के बजाय 12.7272 पे आ गई है, क्योंकि उसको बकाया 10,000 यूनिट्स ने अपने में एब्जॉर्ब कर लिया। तो यह है वेटेड एवरेज। हमें अलग अलग अब लेट से साल में अगर 5,000 बार ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो अलग अलग कॉस्ट कार्ड मेंटेन करना जिंदगी का अजाब है, तो उस चीज से बचने के लिए ये वेटेड एवरेज पे आ गया। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बात क्लियर है? अच्छा अब वो कहता ये है कि जब भी आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करेंगे, वो कहता ये है कि जानी जब भी आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करेंगे तो आप उठ के कहाँ आ जाएंगे, आप उठ के आ जाएंगे सर IAS 8 के अंदर। एंड आई होप आपको ये बात अब क्लियर है।
तो हमने कहा चलिए पहली बात तो समझ आ गई, IAS 8 में कब आना है, जब हमारी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो। फिर हमने इसी IAS को खोला, हमने कहा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी समझ आ गया, इसको हम रेडी कर देते हैं। फिर वो बोलता है मेरे पास तब आना जब आपका एस्टिमेट चेंज हो जाए, जब आपका एस्टिमेट चेंज हो जाए। मैंने कहा है जी चेंज इन एस्टिमेट की एग्जांपल करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमने कहा लाइफ ऑफ एसेट हैज बीन चेंज्ड, लाइफ ऑफ एसेट हैज बीन चेंज, यानी आप अब तक एसेट को 10 इयर्स पे डेप्रिशिएट कर रहे थे। सही जी, यानी एक रियलिस्टिक एग्जांपल रखते हैं। मैंने कहा मैंने एक लैपटॉप खरीदा, मैं इसको 5 सालों पे डेप्रिशिएट कर रहा था। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर मुझे पता लगा कि भाई ये जो मैं एसेट की बात कर रहा हूं ये एक लैपटॉप है और ये मैक्सिमम 3 साल चलता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आफ्टर 1 ईयर जब मुझे पता लगा कि टोटल 3 साल चल सकता है, 3 साल चल सकता है, सही जी, तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई सर? इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह गई है 2 साल। तो इस चीज को अकाउंट फॉर कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये भी मुझे IAS 8 बताएगा। अगेन मैं बता रहा हूं IAS 8 मैंने टेक्निकली पढ़ाना शुरू नहीं किया, IAS 8 के पैरामीटर्स बता रहा हूं कि इसके अंदर आता क्या क्या है सिंपल जबान में, ताकि एक व्यू रहे कि करना क्या चाहिए इसके अंदर। तो हमने कहा कि भाई अब आपने कहा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर अंदाजा, तो सर आपके दिमाग में ये होगा कि यार पॉलिसी और एस्टिमेट में क्या फर्क है। देखो एस्टिमेट का चेंज होना आपके हाथ में नहीं है, पॉलिसी का चेंज करना आपके हाथ में है। एस्टिमेट मार्केट ड्रिवन होता है, एस्टिमेट क्या होता है? मार्केट ड्रिवन होता है, और ये क्या है? आपकी चॉइस है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर चॉइस एंड द मार्केट डिनोमिनेटेड वैल्यू। अगेन एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी इसकी एग्जांपल बच्चों ये है, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट हैज बीन चेंज्ड। यानी आप अब तक आपने लेट से 5 लाख रुपए का एक प्लांट खरीदा, आपने कहा उसमें से 50,000 रुपए आखिर में मिल जाएंगे, तो आपने बच्चों आज तक जो डेप्रिसिएशन बुक किया होगा वो 50,000 को कटा के किया होगा। और करना भी चाहिए, 50,000 को कटा के करना चाहिए, लॉजिकल सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि आगे जाके ये पैसे मिल जाएंगे, तो ये तो डेप्रिशिएट होने ही नहीं चाहिए ना अमाउंट, तो सही हुआ। दूसरे साल आके आपको पता लगा कि अब आपकी रेजिडुअल वैल्यू इंक्रीज होके 75,000 रुपए हो चुकी है। तो क्या आपका एस्टिमेट अपडेट हो गया, अंदाजा? क्योंकि पहले अगर आप देखो अभी भी 50,000 माइनस, अब कैसे रहने दोगे, क्या करना है वो सीखते हैं, पर पहले समझ तो लो कि इसके अंदर आता क्या क्या है, वो सिखा रहा हूं। तो वो कह ये रहा है कि भाई अगर आप समझें कि भाई आपकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है और दूसरे साल के आखिर में आपको आगे पता लगा, तो आप अब 50,000 माइनस करेंगे तो टेक्निकली वो 25,000 रुपए भी जो आपको रिकवर हो जाएंगे वो भी डेप्रिशिएट होके खप के जीरो हो जाएगा, जबकि वो होना नहीं चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जबकि वो होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो रिकवर हो जाएगा। तो आपका एस्टिमेट क्या हो चुका है? चेंज। तो इस चीज को कैसे अकाउंट फॉर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो मुझे कौन बताएगा? IAS 8। तो हम कह रहे हैं कि भाई अब ऑल टुगेदर एग्जाम्पल के लिए वी वर अज्यूमिंग दैट रेजिडुअल वैल्यू इज ₹50,000. At the end of year 2 we came to know that residual value is now ₹75,000. Now we have to consider 75,000 while calculating depreciation instead of ₹50,000. अगर मैंने आज भी 50,000 रखा बच्चों, तो इस बात को समझ लो कि वो 25,000 जो रिकवर हो जाएगा वो भी डेप्रिशिएट हो जाएगा, जबकि वो तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो मिल जाएंगे पैसा वापस। बात क्लियर है? तो सर तीसरी चीज, डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, आप जरा बहुत फोकस होकर समझिएगा।
वो कह ये रहा है कि भाई आप आज तक अपने एसेट को स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिशिएट करते आए हुए थे, यानी कॉस्ट को रखा, डिवाइड किया, टक 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 टक, हर साल सेम आंसर, हर साल सेम आंसर। अच्छा, हर साल सेम आंसर का मतलब है आपको आपका एसेट इक्वल बेनिफिट्स दे रहा था, आपकी अजम्पशन थी। अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड पे कब जाता हूं, जब मेरा अंदाजा होता है, ये पॉलिसी नहीं है, बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, दिस इज नॉट चेंज इन पॉलिसी, दिस इज अ एस्टिमेट, अंदाजा कि आपका एसेट, ये जो मेरा लैपटॉप है, ये मुझे फायदा इक्विवेलेंट देगा या हर साल इसकी वैल्यू ज्यादा गिरती रहेगी। तो हमें पता लगा कि यार नहीं यार, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इस पे डेप्रिसिएशन बुक करना सही नहीं है, क्योंकि हर साल जो इसके यूजेज के बेनिफिट्स हैं वो कम होते रहते हैं। तो appropriate method of depreciation, I'm not saying appropriate policy, I'm saying appropriate method of depreciation is technically reducing balance matter इस लैपटॉप के लिए, क्योंकि हर साल जितना ये यूज हो रहा है इसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, बैटरी गिरती जा रही है, सारी चीजें। तो अब ऑल टुगेदर स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आ जाना, दिस इज ऑल्सो अ चेंज इन एस्टिमेट, अंदाजे का चेंज है, ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये अंदाजा था कि इक्वल बेनिफिट्स देगा, वो इक्वल बेनिफिट्स नहीं दे रहा। तो सर यहां तक भी बात हो गई। तो हमने कहा कि सर आईएएस 8 कहता है मेरे पास तब आना जब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी या तो चेंज हो जाए, तो मैं आपको बताऊंगा उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है, उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, और फिर वो बोलता है कि अगर आपके एस्टिमेट्स चेंज हो जाएं तो क्या करना है, तो भी मैं बताऊंगा। तो आई होप आपको ये दो चीजें समझ आ गई होंगी, व्हाट डू वी कॉल पॉलिसी का चेंज, व्हाट डू वी कॉल एस्टिमेट का चेंज। अब वो कहता है कि भाई अगर आपसे कोई गलती हो जाए, वो कहता ही है कि अगर आपसे जानी कोई गलती हो जाए तो उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए आप मेरे पास आना। तो गलती क्या हो सकती है सर, गलती कैन बी फ्रॉम एनीथिंग इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईएफआरएस का कोई भी पैरामीटर हो सकता है। आइए जी देखते हैं। हमने कहा सर एग्जांपल्स ऑफ एरर, पहला सही है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंस आउट हो गया। अच्छा सर, मींस आसान भाषा में बताता हूं कि आपने इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की, इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग इट यू हैव एक्सपेंस आउट। तो अब ये आपसे गलती हो गई है, अब ये आपसे गलती हो गई है। अच्छा, अगर अब ये आपसे गलती हो चुकी है तो आपको इसको सही कैसे करना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये ऑल टुगेदर आपको बताएगा आईएएस 8, क्योंकि इसमें एरर्स को भी डील किया जाता है, इसमें एरर को भी डील किया जाता है। पर अगेन एरर को सही करने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि एरर को एरर तब कहोगे जब तुम्हें गलती सही करना आती हो। गलती सही तब करना है जब किसी भी आईएफआरएस पे या आईएएस पे आपकी ग्रिप होगी। दूसरी चीज सही है जी, बहुत सुकून से समझिएगा। हमने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आउट हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए, उसका उलट हो जाएगा। सही है जी। रिपेयर एक्सपेंस, सही है जी, हमने कहा इरोनियसली कैपिटलाइज्ड। मैंने क्या कहा, रिपेयर एक्सपेंस इरोनियसली कैपिटलाइज्ड। अगेन कह रहा हूं, रिपेयर एक्सपेंस इरोनियसली कैपिटलाइज का मतलब है एक चीज पीएनएल में चार्ज होनी चाहिए थी, आपने कैपिटलाइज कर दी। तो जाहिर सी बात है ये भी एक अकाउंटिंग एरर है, और इस एरर को सही कैसे करना है, इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ लेके जाने हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं, वो आपको कौन बताएगा, आईएएस 8। अगेन एरर कैन बी ऑफ एनी टाइप, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एरर कैन बी ऑफ एनी टाइप। बात क्लियर है। तो सर एक ये आपकी एक बेसिक एग्जांपल्स मैंने बता दी। एरर ये भी हो सकता है कि भाई फेयर वैल्यूएशन गलत कर ली, अमाउंट गलत चली गई, फेयर वैल्यूएशन जो आपने की उसका गेन जो है आपका सरप्लस के बजाय रीवैल्यूएशन, सरप्लस जो आया था पीपी की रीवैल्यूएशन के ऊपर, वो आपने पीएनएल में फेंक दिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है, आपने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो अगेन इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग चाहिए। तो इन चीज़ों को कैसे केटर करना है वो एक एक करके सिखाऊंगा। बट अगेन आज के बाद मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईएएस 8, तो आप कहेंगे आईएएस 8 के अंदर सर 3 चीज़ें आती हैं। पहला, आपकी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए तो क्या करना है वो ये बताएगा। अगर आपका एस्टिमेट चेंज हो जाए तो क्या करना है वो ये बताएगा। अगर आपसे एरर हो जाए तो क्या करना है वो ये बताएगा। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले शुरू करेंगे कि अगर आपका जो एरर हो गया है तो उसको कैसे सही करना है, उसके इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ आएंगे, वो सब यहाँ सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।